योगी को बर्खास्त किया जाए, वो इस काबिल नहीं है कि वो सीएम रहे। ये सरकार जनता विरोधी है, ये सरकार महिला विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये मामला बिल्कुल साफ है। मेरे साथ इस वक्त शबनम हाशमी जी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी हाथरस पीड़िता के गांव का दौरा किया है, उनके परिजनों से बात करी है और उस अस्पताल में भी गई हैं जहां उनको रखा गया था। तो बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप वहां गई तो गांव का क्या हाल था, क्या स्थिति थी, कितने पुलिस वाले थे, किस तरीके से लोग आपको दिखे, क्या बातचीत हुई? देखिए, गाँव में वैसे तो सन्नाटा है, क्योंकि जहाँ बैरिकेड लगा है और जहाँ वो घर है वो तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता है और हम पैदल ही अंदर तक गए थे। तो बीच में कुछ सवर्ण जाति के लोग ज़रूर दिखे हमें, आपस में बात करते हुए इस केस के ख़िलाफ़ कि ये झूठ है और वो सारी चीज़ें। 2 जगह मिले थे, बाकी कोई रास्ते भर में मिला नहीं। कोई इक्का दुक्का मीडिया वाला जाता हुआ मिला। डर का माहौल तो है ही, उस परिवार में तो डर का माहौल है ही। पुलिस ने छावनी बना रखा है बिल्कुल, तो पुलिस तो बहुत ज़्यादा है। बीच बीच में ऐसी जगहें हैं जहाँ कोई नहीं है, लेकिन वैसे बाहर भी है और अंदर भी पुलिस है। लेकिन जहाँ पे बैरिकेड है उसके बाहर लोग ज़रूर जमा हो रहे हैं। हालांकि हमारे सामने 8-10 लोग ही थे जब हम लोग अंदर गए हैं, और जब बाहर आए हैं तो थोड़े ज़्यादा होंगे। लेकिन हमने ये सुना कि बीच में जब संजय सिंह निकले हैं गाँव से तो काफ़ी लोग जमा हो गए थे और उनके ऊपर किस तरीके के? ये जो ठाकुर बिरादरी के लोग ही थे वो, जिन्होंने हमला किया है वो भी वही लोग थे जिन्होंने इंक विंक फेंकी है उन पे। और बाकी जो बीजेपी से कनेक्टेड लोग हैं वही जमा हो रहे हैं। और बल्कि हमारे जो 7 लोकल लोग थे जो हमारा बाहर वेट कर रहे थे, उन्होंने हमसे ये कहा कि आप फ़ौरन गाड़ी में बैठिए और 2-3 किलोमीटर दूर जाके हम बात करेंगे। तो हालांकि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कुछ होता, लेकिन एक डर का उतना माहौल तो है ही कि क्योंकि आप मिल के आए हैं, आपने मीडिया से बात की है, तो आपके साथ कुछ हो सकता है, इसलिए यहाँ रुकना सेफ़ नहीं है। वो एक माहौल जिसे कहते हैं ना, हवा में वो डर जो है वो है वहाँ पे। जब आपने उनके परिवार वालों से बात करी तो परिवार वालों ने क्या क्या चीज़ें बताई? क्योंकि जिस तरीके से उनको बंद कर लिया गया, फ़ोन तक जब्त कर लिए गए। अगर बंद किया जाता होता तो ये कह सकते थे कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन फ़ोन जब्त करना ये तो एक तरीके से मतलब उन पर ज़्यादती हो गई कि आप किसी से बात ना कर पाए। तो परिवार वालों ने क्या कुछ कहा? देखिए, परिवार वालों, हमारी 8 लोगों से बात हुई वहाँ पे, 7 और 1 से अलीगढ़ में, और काफ़ी लंबी हमारी बात हुई। तो ज़्यादातर बातचीत तो उस पूरे प्रकरण पे हुई, उस लड़की के बारे में हुई, क्या थी, क्या करती थी उसके बारे में। तो उन्होंने बताया कि वो 6 महीने से तकरीबन ये लड़का उसको परेशान कर रहा था और धमकियां दे रहा था। तो उसने बिल्कुल घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। अकेले वो जाती नहीं थी, माँ के साथ या किसी और के साथ ही जाती थी। भाभी को, उसका अभी छोटा बच्चा है तो भाभी बाहर निकल नहीं सकती थी। तो उस दिन का इंसिडेंट उन्होंने हमको डिटेल में बताया, जो कुछ हुआ था वो आप सबको मालूम है, इसलिए उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन पूरा जो रवैया रहा, पुलिस का जो रवैया रहा, प्रशासन का जो रवैया रहा, किस तरह से उनको टाइम पे मदद नहीं मिल पाई, वो किस माहौल में, गांव से तो खैर लेके बड़ी मुश्किल से वो पुलिस थाने पहुँचे, लेकिन पुलिस ने भी जिस तरह का उनका रवैया रहा, फिर इतनी देर में खुद ही उनको स्कूटर टेम्पो कुछ ला के लड़की को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, फिर उस हॉस्पिटल से भी अलीगढ़ भेज दिया गया। तो खैर उसकी स्थिति भी बहुत क्रिटिकल थी। तो ज़्यादातर बात वो उसकी कर रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया, सभी लोगों ने बताया कि परिवार पे बहुत ज़्यादा दबाव था जब लड़की जब अलीगढ़ में थी, और अलीगढ़ में उसका ट्रीटमेंट ठीक हो रहा था। मतलब जो हमने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की, अलीगढ़ में काफ़ी प्रेशर हमें दिखाई दिया, डॉक्टर्स से बहुत झिझक रहे थे बात करने में। और बाकी भी जो लोग वार्ड में कोई काम करता है, कोई नर्स है, लेकिन जो हमें बातचीत से जो निकल के आया वो ये कि फैमिली पे बहुत दबाव था कि इसको अलीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट करो, और हॉस्पिटल पे भी दबाव था। तो उस दबाव में आके, और ख़ुद जो बीजेपी का एमपी है वो खुद गया अलीगढ़ कि इसको यहाँ से शिफ्ट करा, उस दबाव में आके इन्होंने आखिरी दिन इस लड़की को दिल्ली शिफ्ट किया है। जबकि वो
उस हाल में नहीं थी कि उसको एम्बुलेंस में डाल के इतनी दूर लाया जाता, क्योंकि उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और पीछे एक स्पाइनल कॉर्ड में एक और जगह भी टूटी हुई थी, प्लस उसका सांस लेने में उसको प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से उसके हाथ पैर पैरालाइज होने भी शुरू हो गए थे, जो डॉक्टर्स ने बताया। तो इट वाज नॉट एडवाइजेबल कि उसको शिफ्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पूरा शायद इसलिए एक माहौल बनाया गया कि यूपी से बाहर चली जाए, कि यूपी के अंदर ना हो, मतलब ये तो शायद दिख ही रहा था कि बहुत क्रिटिकल है। तो ये सारी बातें जो है फैमिली के साथ हुई और वो भी परेशानियां कि किस तरह से अब हमने उनकी माँ से, उनकी भाभी से, उनके पिताजी से भी, उनके भाई से भी ये सीधा पूछा कि ये सारा जो दूसरा जो पूरी कहानी सुनाई जा रही है, तो वो अपनी क्लैरिटी के लिए भी ज़रूरी था उनसे ये पूछना। तो उन्होंने बहुत साफ़ तौर पे हमें जो बताया उसमें ये बहुत क्लियर है कि इस पूरे जो इतना इस पे जो हंगामा हुआ है उसको दबाने के लिए और इस बात से कि लड़की के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसको झूठा साबित करने के लिए ये सारी कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। क्योंकि लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन भी है और 26 तारीख को जैसे मैंने बताया एडिशनल एसपी ने खुद ट्वीट किया है, अपना वीडियो ट्वीट किया है कि जिस टाइम ये हादसा हुआ उस टाइम लड़की इस हाल में नहीं थी कि स्टेटमेंट दे सकती। जिस दिन वो कॉन्शियस हुई है 22 तारीख को, जब 164 भी उसका स्टेटमेंट हुआ है, उसी टाइम 161 सीआरपीसी भी हुआ है। उसमें उसने कहा है कि 4 का नाम लिया है और कहा है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है। तो उस सब को देखते हुए अब ये एफएसएल की रिपोर्ट को लेके शोर मचा रहे हैं, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट तो आपने जो स्वाब है वो 22 को लिया है, 14 को हुआ है, 72 घंटे बाद आपको कोई ट्रेस मिलेगा नहीं, इसलिए एफएसएल की रिपोर्ट तो यही आनी थी। लेकिन बाकी जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जो उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, उस सब में तो ये बिल्कुल साफ़ है। तो इसको पूरा भटकाने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं और परिवार हमसे ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा था और ये कह रहा था कि हमको जस्टिस चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इस मामले से पहले, हाथरस मामले से पहले योगी सरकार पर ब्राह्मणों ने बहुत आरोप लगाए कि ये ठाकुरों की सरकार है, योगी जी सिर्फ ठाकुरों का इंसाफ करते हैं। और अब जो हाथरस मामला हुआ है इसमें जो आरोपी हैं चारों के चारों वो ठाकुर हैं। तो अब कहीं ना कहीं इन कड़ियों को जोड़ा जा सकता है और जिस तरीके से ये छुपा रही हैं, क्योंकि बॉडी को जला दिया गया रात 2:30 बजे पेट्रोल डाल करके, फिर उसके बाद उस एरिया को पूरा छावनी बना दिया, मीडिया कर्मियों को वहाँ पे जाने नहीं दिया गया। तो अब ये साफ़ हो गया है कि ये ठाकुरों को बचा रही थी और ठाकुरों की ही सरकार है। देखिए, सरकार तो बहरहाल किसकी है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उस तरह की तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ़ है कि ये सरकार अपर कास्ट की है, उसमें सिर्फ ठाकुर नहीं बाकी भी अपर कास्ट आते हैं। ये सरकार जनता विरोधी है, ये सरकार महिला विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये मामला बिल्कुल साफ़ है। और जो लोग सोच रहे हैं, ये देखिए ऐसा क्या होता है कि जब ये ताकतें कब्ज़ा करती हैं ना, फांसीवादी ताकतें, तो ये अलग अलग समूहों को ये बताने की कोशिश करती हैं कि ये तुम्हारे ही हित में है। आखिर में ये किसी के हित की नहीं होती। ये ठाकुरों के हित की भी नहीं रहेगी सरकार, ये ब्राह्मणों के हित की भी नहीं रहेगी सरकार। पहले हमला गरीबों पे होता है, पहले हमला अल्पसंख्यकों पे होता है, बुद्धिजीवियों पे होता है, कलाकारों पे होता है, कम्युनिस्ट पे होता है, लेकिन धीरे 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 ये हमला हर एक के ऊपर होता है, मीडिया पे होता है, सबकी आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं। बाद में जब आप अकेले रह जाते हैं ना, तो आपकी समझ में आता है कि ये सरकार तो मेरी भी नहीं थी। तो अल्टीमेटली ये ठाकुरों की सरकार भी नहीं रहेगी, अभी चाहे उन्हें कितनी लग रही हो कि हमारी सरकार, लेकिन समाज के अंदर पूरा जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो डिवीज़न है, जो उत्पीड़न है ऊंची जातियों का दलितों के ख़िलाफ़, वो एक सच्चाई है और इसलिए ये सब कुछ जारी रहता है। दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, इसी तरह अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं। जब आप गांव में गई तो वहाँ पे आपने बताया कि कुछ ठाकुर नौजवान वहाँ पर खड़े हुए थे पुलिस के साथ, कुछ बात हुई उनसे, कुछ उन्होंने पीछे से टॉन्ट किया या कुछ बोला या कुछ इस तरह की कोई घटना या इस तरह की कोई बात हो कि जिससे पता लगे कि वो जो हैं अपने आप को बचा रहे हैं या सरकार उनके साथ है या पुलिस प्रशासन उनके साथ है?
नहीं, वो पुलिस के साथ नहीं थे, दोनों ही जगह वो मीडिया के साथ खड़े थे। और ये तो मैंने दोनों जगह ही सुना कि वो मीडिया को ये बता रहे थे कि ये झूठ है, ये कोई बलात्कार नहीं हुआ है, इस लड़की का तो उस लड़के के साथ चक्कर था और ये तो उसके भाई और भाइयों ने मार दिया उसको, ऑनर किलिंग है। तो इस तरह की बातें दोनों ही जगह वो कर रहे थे, लेकिन पुलिस के साथ नहीं थे ये लोग, मीडिया के साथ। जब बहुत सारा मीडिया मतलब अंदर जा रहा था, तो जो लोकल मीडिया है उससे ये लोग ये बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें योगी सरकार जो है एक और नया जो है एक मामला ले आई है कि ये इस्लामिक मुल्कों से फंडिंग हुई है, एक आतंकी साजिश है और दंगे फैलाने की साजिश की जा रही थी यूपी में और योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी। इन सब पर क्या सोचती हैं आप, क्या कहना है इस पर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब किसी देश में अथॉरिटेरियन फोर्सेस आती हैं, जो जिसको हम तानाशाही जब कहीं कायम हो रही होती है, जब फासीवादी ताकतें आती हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है आवाज़ों से, उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है ओपिनियन से, प्रतिरोध से, डिसेंट से। तो हर एक जो डिसेंटिंग वॉइस है, हर एक जो प्रतिरोध की आवाज़ है, उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और इसीलिए ये योगी सरकार और दिल्ली में भी जो हमने NRC CA के विरोध में जो लोग पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे, उन सब के नाम भी आपने देखा कि चार्जशीट में जोड़े गए हैं। और इसी तरह से ये जो वहाँ जितने लोगों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किए हैं, उन सब पे ये केस लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं। हमने NRC से डिमांड की है कि इसके ऊपर NHRC अपना स्टैंड ले कि किस तरह से इंडिया में डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है और इस पर रोक लगवाए। अब इसे लेके सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से हमारी एक मांग तो ये है, पता नहीं सरकार से किससे है, कि मोदी इसको योगी को बर्खास्त किया जाए, वो इस काबिल नहीं है कि वो CM रहे। दूसरी हमारी मांग ये है कि इंक्वायरी जो है वो टाइम बाउंड हो और कोर्ट के सुपरविज़न में हो। NHRC से हमारी मांग है कि ये जो डिसेंट का क्रिमिनलाइजेशन है इसको रोका जाए। और इस तरह की कुछ और मांगे हैं, सिक्योरिटी दी जाए उस परिवार को ताकि उनको गांव ना छोड़ना पड़े। तो ये थी हमारे साथ शबनम हाशमी, जिन्होंने इस मुद्दे पर बात की। साफ तौर पर इनका कहना है कि जब वो गांव में गई तो बिल्कुल डर का माहौल था, उस एरिए को बिल्कुल छावनी में तब्दील कर रखा है, परिवार वालों के जो फ़ोन हैं वो ज़ब्त कर लिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत जद्दोजहद के बाद अब जो है परिवार वालों से मीडिया कर्मियों को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को या फिर अलग अलग डेलीगेशन को मिलने दिया जा रहा है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज़ हुसैन के साथ मैं